हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन से संबंधित ईवीएस से संबंधित यहां पर आपको नोट्स प्रोवाइड कराने वाला हूं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आपका जो सीटेट का 10 से 15 दिन का समय बचा है, बहुत ही मूल्यवान समय है बेटा, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि इस समय में आपने जितने से ज्यादा आपको ऐसी चीजें उपलब्ध हो जाएं ताकि आप अपने एग्जाम में सफल हो सकें। तो देखिए, यही सोचकर मैंने आपके सामने ये वीडियो लाया हूं दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यहां पर कुछ जो प्रमुख वनस्पतियों से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा देखिए कुछ यहां पर महत्वपूर्ण फैक्ट भी दिए गए हैं जो सब्जियों से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे देखिए गोभी कहां से आया है, कौन से यहां से विदेश से आई हुई सब्जियां हैं जो, तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखकर आज का ये वीडियो मैंने बनाया है, तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। हो सके तो स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा, और यदि आप चाहते हैं कि ये सभी इसका पीडीएफ आपको यदि आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके अलावा यदि आप फोटो के रूप में चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर जाइएगा और पेज को फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए हम बढ़ते हैं अपने यहां पर। सबसे पहले यहां पर हमारा कौन सा पौधा है, चलिए तो यहां पर देखिए पहला पौधा है आपका नेफेंथीज, जो आपके एग्जाम में बार बार इस पौधे से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला पौधा है आपका नेफेंथीज, जिसको हम घटपर्णी के रूप में भी बेटा जानते हैं। देखिए घटपर्णी इसका नाम क्यों दिया गया है, घटपर्णी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये घड़े का आकार का पौधा होता है, घड़े का आकार का ये रूप धारण कर लेते हैं इसकी पत्तियां, इसलिए इसको क्या है घटपर्णी के रूप में हम जानते हैं। इस पौधे की बात करते हैं तो जो नेफेंथीज है इसकी पत्तियां होती हैं घड़े के आकार के रूप में बन जाती हैं। इसकी बात करते हैं कि यह पौधा कहां कहां पर आपको देखने को मिलेगा, किन देशों में यह पौधा पाया जाता है। तो बात करते हैं देखिए इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत की बात करते हैं कि भारत में मुख्यतः किस प्रदेश में पाया जाता है। तो याद रखना है आपको, मेघालय में आपको देखने को मिलेगा। देखिए अब यहां पर एक बात, यहां पर एक मुख्य यहां पर बिंदु है, आपको एग्जाम में पूछा गया यहां पर एक बिंदु है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि पूछा गया प्रश्न है सीटेट में, पूछा गया था कि जो घटपर्णी पौधा है, जो नेफेंथीज है, जो कीटभक्षी पौधा है, ये कीटों का भक्षण आखिर करते क्यों है। देखिए सभी पौधे होते हैं, नीम हो गया, बरगद हो गया, बहुत सारे पौधे हैं, ठीक है, लेकिन वो तो कीटों का भक्षण नहीं करते। लेकिन जो कीट भक्षी पौधा है आपका नेफेंथीज है, घटपर्णी है, तो ये कीटों का भक्षण आखिर करता क्यों है, ऐसी इसको जरूरत क्या है कि ये कीटों का भक्षण करने लगता है। तो देखिए इसलिए करता है क्योंकि इसको क्या है नाइट्रोजन की आपूर्ति करनी होती है, नाइट्रोजन की इसकी आवश्यकता होती है, इसलिए ये क्या है नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। याद रखना है आपको, इसको नोट कर लीजिएगा, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए ये क्या करता है कीटों का भक्षण करता है। अब देखिए एक प्रश्न और घुमाकर आपसे पूछ सकता है कि ये किन जगहों पर पाए जाते हैं। जो आपका जो घटपर्णी पौधा है, जो नेफेंथीज पौधा है, ये किस जगह पे आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। तो देखिए ऐसे स्थानों पर आपको देखने को मिलेगा जहां पर नाइट्रोजन की, जिस भूमि में, जहां की धरती में क्या है नाइट्रोजन की बेटा की कमी होती है, वहां पर आपको ये घटपर्णी पौधा नेफेंथीज, जिसको हम नेफेंथीज बोलते हैं, आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे देखिए यूपी टेट हो या फिर कोई एसएससी का एग्जाम है, जहां से मतलब जनरल प्रश्न पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां पर इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए यहां पर देखिए अगला पॉइंट है, देखिए कह रहा है यह पौधा क्या करता है, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीव, जो छोटे जीव होते हैं उनका क्या करता है, शिकार कर लेता है। अब देखिए शिकार कैसे करता है इसको भी समझना है। यहां पर देखिए नोटेड नहीं है, आपका जो पीडीएफ है यहां पर जो दिख रहा है इसमें नहीं दिया गया है। तो देखिए मैं कुछ चीजें, आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनते चलिएगा, सिर्फ आपको वीडियो को देखना नहीं है, ध्यान से सुनना भी है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और इस पीडीएफ में नोट नहीं है और आने की संभावना भी उनकी बन सकती है। तो देखिए जो आपका नेफेंथीज पौधा है कैसे काम करता है, कैसे ये भाई अपने आप कीटों को आकर्षित कर लेता है। तो देखिए आप यहां पर, आपके सामने एक यहां पर फोटो दिख रहा है स्क्रीन में, जो देखिए आपको यहां पर घटपर्णी पौधे का फोटो दिख रहा होगा, जिसमें एक पत्ती रूपी यहां पर ढक्कन है ऊपर, और ये एक आपका घड़े का आकार का यहां का पत्तियों का ये घड़ा बन जाता है, जिसमें क्या है यहां पर एक सकरा सा यहां पर मुंह है, ठीक है। तो जो इसका मुंह होता है घटपर्णी का, इसमें क्या है चिपचिपा पीले कलर का यहां पर तरल पदार्थ लगा होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा आकर्षित होता है ये तरल पदार्थ। जैसे ही कीट देखता है कि भाई ये तरल पदार्थ कुछ खाने पीने की चीज है, तो इसको क्या है आकर्षित हो जाता है इसको देखकर। तो जैसे ही आकर्षित, मान लीजिए ये कोई कीट है, ये कोई कीट है,
जैसे ही ये क्या करता है, आकर्षित होता है, तो ये जाकर इसके मुंह पर बैठ जाता है, और जैसे ही इसके मुंह पर बैठता है तो ये जो पौधा है वो क्या करता है, ढक्कन को बंद कर देता है, और एक कीट इसके गर्भगृह में, पौधे के जो घटपाणी है इसके गर्भगृह में चला जाता है और इस ढक्कन को बंद कर देता है। जैसे ही गर्भगृह में जाता है तो गर्भगृह में इसके क्या है, जो इसके अंदर रिक्त स्थान है उस वहां पर क्या है, पाचक एंजाइम का स्राव किया जाता है। ठीक है, पाचक एंजाइम निकलते हैं जो इस कीट को क्या करते हैं, पचाने में मदद करते हैं, और जैसे ही इस कीट का पाचन होता है तो जो इसके द्वारा जो इस कीट से नाइट्रोजन निकलती है, जो नाइट्रोजन होती है वो क्या है, ये कीट जो क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, अपने में अपने अंदर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऐसे क्या करता है, नाइट्रोजन की पूर्ति करता है अपने शरीर में, इसलिए ये क्या करता है, कीटों और छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाता है। तो ये चीज आपको जरूर समझ में आई होगी। अब देखिए यहां पर अगला पॉइंट है, यह पौधा कैसा लंबे घड़े जैसा दिखता है, जिसकी ऊपरी पत्ती पर क्या लगा होता है, मैंने आपको बताया ढक्कन लगा होता है, इसमें से क्या निकलती है, खुशबू निकलती है, और यहां पर क्या होता है बेटा, तरल पदार्थ भी लगा होता है, खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर क्या करते हैं, फंस जाते हैं। नेफेंथिस पौधे को घटपाणी पौधे के रूप में भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। ये सभी पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। चलिए, ये घटपाणी, देखिए यहां पर कुछ घटपाणी पौधे हैं, जो अलग अलग पौधे हैं, जो क्या है, कीट भक्षी पौधे होते हैं। देखिए कौन कौन से हैं, एक तो आपका ड्रोसेरा है, या जिसको हम क्या बोलते हैं, सनड्यूज के रूप में जानते हैं, डायोनिया है, और सेरोसेनिया है, यूट्रिकुलेरिया है। तो ये सभी पौधे आपके कीट भक्षण का काम करते हैं, इसलिए इनको कीट भक्षी पौधे के रूप में हम जानते हैं। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं। देखिए यहां पर दूसरा जो आपके सामने पौधा है वो है क्रोटन पौधा। जो क्रोटन प्लांट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्जाम के लिए, इसको बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखिए क्रोटन प्लांट क्या है, कैसे काम करता है, इसको समझते हैं। चलिए देखिए, जो क्रोटन प्लांट है इसका उपयोग क्या कौन करता है, सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं भारतीय किसान। क्यों करते हैं, क्योंकि जो क्रोटन प्लांट होता है इसकी जड़ें धरती में बहुत कम धंसती हैं, और कम धंसने के कारण क्या होती है, यदि पानी की कमी होती है धरती में तो इसकी पत्तियां जल्दी से सूखने लगती हैं। तो किसान क्या करते हैं कि जो क्रोटन पौधा होता है अपनी फसल के मध्य में इसको लगा देते हैं, और देखिए जब फसल के मध्य में लगा होगा तो इससे ज्ञात हो जाएगा कि भाई फसल को पानी की आवश्यकता कब है। ठीक है, तो क्रोटन पौधे आप समझ गए होंगे। तो चलिए यहां पर देखते हैं कौन कौन से यहां पर पॉइंट नोटेड हैं। तो देखिए क्रोटन पौधा होता है जमीन के बारे में उसकी दशा को बताता है। कैसे बताता है भाई, इसकी जड़ें छोटी होती हैं, जब जमीन में लगा होगा तो यहां पर पानी, जमीन को जो पानी मतलब वहां पर है या सूख चुकी है जमीन पूरी तरह से, उसकी दशा को बता देता है, यानी सिग्नल देने का कार्य करता है। कौन सा, इसको, इसलिए इसको क्या है, सिग्नल प्लांट भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो सिग्नल देने का काम करता है। क्रोटन पौधे की जड़ जमीन में ज्यादा गहरी नहीं जाती है, और जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं, झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चलता है कि मिट्टी क्या हो रही है, सूख रही है। यह इस प्रकार से क्या करता है, सिग्नल देने का काम करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इससे जो किसान होते हैं उनको क्या है, किसान सचेत हो जाते हैं और अपनी फसल को पानी देते हैं, समय पर फसल को पानी उपलब्ध हो जाता है। तो ये सिग्नल प्लांट के रूप में यह काम करता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीटेट में पूछा गया प्रश्न है क्रोटन पौधे से। चलिए इसके बाद जो अगला यहां पर प्लांट है, रेगिस्तानी ओक। तो देखिए कहां पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है बेटा। ऑस्ट्रेलिया के जो रेगिस्तान है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 11 से 12 फीट इसकी ऊंचाई होती है, और इसकी पत्तियां बहुत, इसमें क्या होती हैं, पत्तियां कम होती हैं। रेगिस्तानी जो ओक होता है ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में आपको देखने को मिलेगा। इसकी जड़ें, देखिए जो इसकी जड़ें होती हैं वो धरती में काफी ज्यादा गहराई तक जाती हैं। अब क्यों जाती है समझिएगा, क्योंकि देखिए जो रेगिस्तान वाला एरिया है वहां पर बारिश कम होती है। जब बारिश कम होगी तो धरती में जो पानी है बहुत गहराई में होगा। गहराई में होगा तो पानी को ढूंढती हुई क्या है, एक गहराई में ज्यादा नीचे तक धंस जाती है। ठीक है, और जो देखिए जो आपका रेगिस्तानी ओक पौधा है, इसको क्या है, जो तना होता है इसका पानी से भरा होता है। ठीक है, ये एब्जॉर्ब जो पानी है इसको क्या है, संचित करके रखता है, काफी टाइम तक इसका पानी चलता है। तो लोग क्या करते हैं, जो भी लोग रेगिस्तानी इलाके में जाते हैं वहां पर जब उनको पानी की कमी महसूस होती है तो इसके तने को क्या है, इसमें छोटा सा छेद करके इसमें पाइप डालकर और पानी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये पानी वहां पर पीने के काम भी आता है। ठीक है, तो यही आपका हो गया रेगिस्तानी ओक। चलिए ये सब मैंने यहां पर देखिए पॉइंट आपको बता दिए हैं। इसके बाद आता है हमारा बनियान ट्री। ठीक है, बनियान ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पर प्रश्न बन सकते हैं। देखिए तो देखिए इस पेड़ को क्या है, इसकी जड़ें, इसको आपको याद रखना है, जड़ें
जो होती हैं शाखाओं से नीचे लटकी हुई रहती हैं इस पौधे की। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, ये टहनियां से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर तक चली जाती हैं। अब देखिए, जो पूछ सकता है यहां पर प्रश्न कि जो लटकती हुई जड़ें हैं ये किस लिए होती हैं, तो बेटा जो सहारे देने के लिए होती हैं। जो बरगद का पेड़ है बहुत ज्यादा फैलता है, बहुत बड़ा पेड़ होता है, तो जो बरगद की जो लटकती हुई जड़ें हैं वो क्या करती हैं, धरती में जो टहनियों से निकलती हैं वो धरती में जाकर क्या करती हैं, धंस जाती हैं। तो ये पेड़ को क्या है, सहारा देने का काम करती हैं, मजबूत खंभों की तरह इसको सहारा देती हैं। इसके बाद देखिए यहां पर कुछ आपको समझना है, सुनना है, थोड़ा मुझसे थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा सुनने का। देखिए इसके अलावा आपको यहां पर मैं और दो चार यहां पर पौधे बताने वाला हूं, क्योंकि देखिए इतने में नहीं, यहां पर और भी सारे पौधे हैं, जैसे खेजड़ी हो गया, नागफनी हो गया, जेट्रोफा हो गया, इस सभी से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो ठीक है, इतने पौधे यहां पर काफी नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आपको पीपल पौधे की, ठीक है। पीपल पौधा नहीं है, सॉरी, एक वृक्ष है, ठीक है। पीपल कैसा, एक आपका वृक्ष है जो हिंदू और बौद्ध धर्म की आस्था का विषय भी इस वृक्ष को माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि आपने गौतम बुद्ध को आपने सुना होगा, ठीक है। जो गौतम बुद्ध जी थे उनको क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जो आपका पीपल का वृक्ष है, ठीक है। पीपल वृक्ष के नीचे इनको क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तब से इस वृक्ष को बोधि वृक्ष के रूप में भी हम जानते हैं, ठीक है। जो पीपल का वृक्ष होता है, ठीक है, हम समझ रहे हैं अभी पीपल वृक्ष के बारे में, इसको आप याद रखना है, सुनते चलिएगा बच्चे। जो देखिए पीपल का जो वृक्ष होता है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है, याद रखना है। एकमात्र ये ऐसा पौधा है जो 24 घंटे सबसे ज्यादा, ठीक है, क्योंकि बड़ा भी होता है देखिए आकार में, सबसे ज्यादा ये पौधा ये पेड़ क्या करता है, ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है वायुमंडल को, ठीक है। तो याद रखना है 24 घंटे ऑक्सीजन देने का कार्य करता है आपका जो पीपल वृक्ष है, ठीक है। तो ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम अगला जो पेड़ है आपके सामने वो है खेजड़ी का, ठीक है। खेजड़ी के बारे में भी बात करते हैं। तो खेजड़ी से एक मिला जुला यहां पर वृक्ष हम बताने वाले हैं आपको, एक है आपका नीम। अब मिला जुला क्यों बोला है मैंने, तो देखिए जो खेजड़ी है और नीम दोनों ही औषधीय महत्व के होते हैं। कैसे औषधीय महत्व का समझना है आपको, क्यों होते हैं, क्योंकि देखिए जो खेजड़ी वृक्ष है और नीम है, दोनों से औषधियां बनाई जाती हैं, दोनों से औषधियां बनती हैं, इसलिए इनको औषधीय महत्व का वृक्ष बोलते हैं, खेजड़ी और नीम। लेकिन जो देखिए खेजड़ी है आपको कहां पर देखने को मिलेगा, तो जो मतलब खेजड़ी वृक्ष है कहां पर, राजस्थान का जो आपका थार रेगिस्तान है वहां पर आपको एक खेजड़ी वृक्ष देखने को मिल जाएगा। क्योंकि देखिए इससे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक आपका कैसा वृक्ष है, औषधीय महत्व का वृक्ष है, इसे क्या है, ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। अब देखिए इसके महत्व की बात कर लेते हैं। देखिए जो इसकी लकड़ी होती है इसमें क्या है बेटा, कीड़े नहीं लगते। और जो नीम का जो वृक्ष होता है इसकी लकड़ी में भी कीड़े नहीं लगते। नीम का जो वृक्ष होता है, ठीक है, इसकी जो पत्तियां होती हैं वो चबाने योग्य होती हैं। इसकी जो पत्तियां होती हैं उनको क्या है, पीस करके, जो नीम की जो पत्तियां होती हैं इसको पीस करके हम जो त्वचा पर जो चर्म रोग वगैरह होते हैं उनको क्या है उसमें लगाते हैं, तो चर्म रोग भी ठीक हो जाते हैं। तो ये दोनों जो वृक्ष हैं वो जीवाणुनाशक, इनके द्वारा औषधियां भी बनती हैं और दोनों वृक्ष आपके औषधीय महत्व के होते हैं। देखिए जो खेजड़ी का वृक्ष है, क्योंकि इसकी छाल जो होती है वो औषधीय, इसके क्या है, औषधीय महत्व की होती है। तो ये सभी पॉइंट आपको नोट कर लेना है, ध्यान से सुन लिए होंगे आपने। चलिए इसके बाद आपके सामने एक और बताने वाला हूं, वो है तुलसी। जो तुलसी होता है हिंदू धर्म में आपका आस्था का विषय माना जाता है तुलसी को, ठीक है, पवित्रता के लिए प्रसिद्ध। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, ये बोलते हैं कि तुलसी जो होता है इसको बिना नहाए, ठीक है, जब तक आप नहा ना लें तब तक इसको छुए नहीं, क्योंकि ये क्या है, पवित्रता के लिए प्रसिद्ध होता है, ये वृक्ष पौधा होता है, ठीक है। और जो तुलसी होता है आपको देखा होगा आपने कि हर व्यक्ति, हर किसी के घर में आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भगवान इसको क्या है, पूजा जाता है इस पेड़ को, ठीक है। इसके द्वारा भी ऑक्सीजन 24 घंटे रिलीज की जाती है, इसको याद रखना है। औषधीय महत्व का ये भी आपका वृक्ष होता है। एक पॉइंट आप यहां पर नोट कर लीजिएगा, जो आपका तुलसी है इसको क्या है, जड़ी बूटियों का रानी हम बोलते हैं, ठीक है। खांसी हो गया, जुकाम हो गया, सर्वाधिक उपयोग में इसको लाया जाता है। खांसी जुकाम की यदि बात आती है तो तुलसी का नाम सबसे पहले हम लेते हैं। तो इसको क्या है, जड़ी बूटियों की रानी बोलते हैं। और देखिए यहां पर एक और यहां पर पॉइंट मुझे याद आ गया कि यदि आपसे पूछता है कि जड़ी बूटियों का राजा, तो एक आपका यहां पर फंजाई है, वो है आपका गैनोडर्मा। कौन सा, गैनोडर्मा। गैनोडर्मा है, जिसे
जड़ी बूटियों का राजा बोला जाता है, ये आप याद रखिएगा। चलिए इसके बाद आता है जेट्रोफा। तो जेट्रोफा होता है, देखिए इससे क्या है, तेल निकाला जाता है, पेट्रोलियम जिसको हम बोलते हैं, इसको एकमात्र आपका पौधा है, ठीक है, यूफोर्बिएसी का, जिससे क्या है तेल निकाला जाता है। इसके बीजों से तेल निकाला जाता है और बीजों से लगभग 25 से 30 यहां पर % तेल निकलता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, ये जेट्रोफा हो गया। तो चलिए इसके बाद देखते हैं, आपके सामने है, देखिए यहां पर सब्जियां हैं, लेकिन यहां पर और थोड़ा सा 1-2 पॉइंट यहां पर समझ लेते हैं। देखिए ऐसे पौधे, देखिए कुछ पौधे आपने यहां पर समझना है आपको, ऐसे पौधे जो मरुस्थल में पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, मरोद्भिद पौधे बोलते हैं, ठीक है। कैसे पौधे बोलते हैं, मरोद्भिद पौधे बोलते हैं, यहां पर आपको समझना है, मरोद्भिद पौधे, ऐसे पौधे जो कहां पर, रेगिस्तान में आपको देखने को मिलेगा, मरुस्थलों में देखने को मिलेगा। जैसे इसका उदाहरण है नागफनी। अब देखिए नागफनी को समझिएगा, नागफनी को बोलते हैं कैक्टस के रूप में भी हम जानते हैं। जो आपका नागफनी है वो कैसा, एक मरुस्थलीय वृक्ष है, और इसकी जो छाल होती है बहुत ज्यादा क्या होती है, मोटी होती है, मांसल होती है, मोटी होती है, और क्या बोलते हैं, मोटी छाल, जिसको हम मांसल छाल के रूप में भी जानते हैं। अब मोटी क्यों होती है, क्योंकि देखिए रेगिस्तान में क्या होता है, पानी की कमी होती है, तो ये वृक्ष क्या करता है, अपनी छाल में पानी को, ज्यादा से ज्यादा पानी को समाहित किए रहता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो इसकी पत्तियां होती हैं वो कांटों के रूप में स्थानांतरित हो जाती हैं, ठीक है, रूपांतरित हो जाती हैं, स्थानांतरित नहीं, ठीक है। जो पत्तियां होती हैं वो कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं, ताकि क्या हो सके, बाष्पोत्सर्जन कम हो सके, पानी की कमी कम हो सके, ताकि जो पानी जो रिलीज होता है पत्तियों के द्वारा वो क्या हो सके, कम हो सके, ठीक है। चलिए ये था आपके मरोद्भिद पौधे। इसके बाद बात आती है जलोद्भिद पौधे। कौन से, जलोद्भिद पौधे। अब देखिए जो जलोद्भिद पौधे होते हैं, जो जल में पाए जाते हैं, ऐसे पौधे जलोद्भिद पौधे कहलाते हैं। जैसे कमल हो गया, ठीक है, कमल हो गया, हाइड्रिला हो गया, ये आपके जलोद्भिद पौधे हो गए। अगले जो पौधे हैं यहां पर समझना है, इसके बाद लवणोद्भिद, क्या होते हैं, लवणोद्भिद पौधे, जिसको हम हेलोफाइट बोलते हैं। ये जहां देखिए कहां पर मिलेंगे आपको, जो लवणीय भूमि है, कैसी, जो लवणीय भूमि है, दलदली नमकीन भूमि है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे सुंदरवन हो गया, सुंदरवन के जो पौधे हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, हेलोफाइट्स होते हैं। चलिए इसके बाद देखिए और भी यहां पर कुछ यहां पर इंपोर्टेंट है, जैसे जेरोफाइट्स। तो जो मरुस्थल में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं उनको बोलते हैं हम जेरोफाइट्स बोलते हैं। मेजोफाइट्स की बात करते हैं, मेजोफाइट्स की बात करते हैं, तो ऐसी वनस्पति जो शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पतियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं, मेजोफाइट्स बोलते हैं। और मेजोफाइट्स कहां पर होती है समझिएगा, जो देखिए मेजोफाइट्स वनस्पतियां पाई जाती हैं जो आपकी कर्क रेखा है, जो ग्लोब पर आपकी कर्क रेखा है, कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा के मध्य में, कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा और मकर रेखा से अंटार्कटिक रेखा, जो आर्कटिक रेखा है मतलब इनके मध्य में पाई जाती है मेजोफाइट्स वनस्पति। क्रायोफाइट्स की बात करते हैं। इसके बाद जो क्रायोफाइट्स वनस्पति है वो कहां पर आपको देखने को मिलेगी, शीत कटिबंधीय जो भी आपके ध्रुवीय एरिया है वहां पर देखने को मिलेगा। और इसके उदाहरण है जैसे लाइकेन हो गया, मॉस हो गया, ठीक है। इसके बाद लिथोफाइट्स, कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियों को हम लिथोफाइट्स बोलते हैं। और ट्रोफोफाइट्स वनस्पति बोलते हैं, जो उष्णकटिबंधीय एरिया में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं उनको बोलते हैं ट्रोफोफाइट्स वनस्पतियां, ठीक है, समझिए। चलिए दोस्तों, देखिए मेरा यहां पर एक ही विचार है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको यहां पर जितने से ज्यादा यहां पर चीजें उपलब्ध करा सकूं, इसलिए मैं बहुत सारी चीजें आपको अपनी तरफ से भी यहां पर बता रहा हूं कि जो इस पीडीएफ में मैंने नहीं रखी है। चलिए इसके बाद देखिए कुछ सब्जियां हैं। सब्जियां से आपने देखिए यहां पर देखा होगा कि जो एक आपका एनसीईआरटी के, देखिए जितने भी यहां पर फैक्ट हैं वो सभी आपके एनसीईआरटी पर आधारित हैं, तो याद रखना है, क्योंकि जो आपका एनसीईआरटी का पोर्शन है उसी से रिलेटेड प्रश्न आपके सीटेट में बनने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए यहां पर सब्जियां कह रहा है कि अधिकतर सब्जियां क्या होती हैं, पौधों के फूल होती हैं। अधिकतर सब्जियां क्या होती हैं, पौधों के फूल होती हैं। और कुछ सब्जियां पौधों के क्या होती हैं, फल भी होती हैं। लोहा, गुड़, आंवला, ठीक है, हरे पत्तेदार सब्जियां में मिलता है। लोहा, आयरन की बात करते हैं ना, ठीक है, कहते हैं ना कि कभी हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी सब्जियां आवश्यक हैं, तो आपका जैसे गुड़ हो गया, आंवला हो गया, हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई,
ये सभी आपको, इसके अलावा देखिए फल की बात करते हैं तो आपको सेब हो गया जिसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है, आपका अमरूद हो गया, इसमें भी आपको आयरन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये सभी आपके क्या है, आयरन की जो कमी हो जाती है शरीर में उसको उपलब्ध कराते हैं। चलिए इसके बाद है, देखिए विदेश से आने वाली कौन कौन सी सब्जियां हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए प्रश्न न जाने कितने बार यहां से प्रश्न बन चुका है। देखिए पूछा जाता है कि आपको 3-4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि हरी मिर्च कहां से आई थी, तो देखिए साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है, हरी मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, आलू आ गया, कहां से आए थे, साउथ अमेरिका से लाए गए थे। गोभी और मटर यूरोप से आए थे, ठीक है। कॉफी हो गया, बीन्स हो गया, भिंडी हो गया, ये अफ्रीका से लाई गई थी। सोयाबीन चीन से लाई गई थी। तो ये सभी आपको याद रखना है, इनसे प्रश्न बनते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा बेटा। चलिए इसके बाद है, देखिए कौन कौन से ऐसे भाग हैं पेड़ पौधों के जो खाए जाते हैं, तो देखिए समझिएगा, देखिए किन किन रूपों में हम पेड़ पौधों को खाते हैं। देखिए किसी की हम जड़ खाते हैं, तो किसी पौधे का हम तना खाते हैं, किसी की पत्ती खाते हैं, किसी की फूल खाते हैं। तो ये देखिए कौन कौन से हैं, समझिएगा। यहां पर देखिए जड़ के रूप में, रूट के रूप में हम खाने वाली सब्जियां कौन कौन सी हैं। देखिए मूली हो गई, गाजर, चुकंदर, टेपियोका। टेपियोका आपका एक, देखिए कहां पर खाया जाता है, केरल में खाया जाता है, याद रखिएगा। जो टेपियोका होता है केरल में खाया जाता है। और देखिए शकरकंद है, इसी के आकार का होता है टेपियोका, ठीक है। जिस प्रकार का शकरकंद होता है उसी आकार का टेपियोका भी होता है, तो याद रखना है पॉइंट। इसके बाद स्टेम में क्या खाया जाता है, देखिए आलू हो गया, भूमिगत तने के उदाहरण है बेटा, समझिएगा। आलू हो गया, प्याज हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, ठीक है, गन्ना हो गया, कमल हो गया, डंठल हो गया, ये आपके तने के रूप में खाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद पत्ती के रूप में कौन कौन से खाए जाते हैं, धनिया, पत्ता गोभी, ठीक है, पालक हो गया, कड़ी पत्ता हो गया। बीज के रूप में खाते हैं हम चना, जो आपका अरबी है वो भूमिगत तना का उदाहरण है, अरबी हो गया, और हल्दी, ठीक है। तो यहां पर ये थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ठीक है। बीज की बात करते हैं तो देखिए चना हो गया, बाजरा, सरसों, गेहूं, धान, हरी मटर के बीज, ये सभी बीज के रूप में हम खाते हैं। और फूल के रूप में देखिए सहजन के फूल, केला के फूल, कचनार के फूल, तो याद रखना है ये फूल के रूप में खाए जाते हैं, इंपोर्टेंट है। चलिए तो देखिए जल्दी खराब होने वाली सब्जी, पालक, केला, फूल गोभी, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए इसके बाद कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए कह रहा है कि जड़ें पौधे को क्या करती हैं, सहारा देती हैं, और जड़ के माध्यम से ही जल तथा खनिजों को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब करती हैं। पौधे में जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, जल और जो भी खनिज लवण है उनका क्या करती हैं, अवशोषण करती हैं। इसके अलावा देखिए बेटा जो पौधों में ऊतक है, यहां पर समझिएगा कुछ, यहां पर मैं इससे रिलेटेड यहां पर पॉइंट बता रहा हूं आपको। देखिए जो पौधे हैं, पौधों में 2 टाइप के ऊतक होते हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। जो सरल ऊतक है वो होते हैं स्क्लेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, ठीक है, और पैरेन्काइमा, ये 3 होते हैं। और इसके अलावा जो जटिल ऊतक हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका जाइलम और दूसरा है फिलोएम। तो देखिए जो जाइलम होता है, तो जल, यदि आपसे पूछता है कि पौधे में पत्तियों तक, ठीक है, जल और खनिज, या ऐसे पूछ सकते हैं पौधे के संपूर्ण भाग में जल और खनिज लवण भेजने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखना है आपको जाइलम के द्वारा। और यदि कह रहा है कि पत्तियों में जो भी भोजन बनता है उसको पौधे के संपूर्ण भाग में पहुंचाने का कार्य कौन करता है, वो है आपका फ्लोएम, जो आपके जटिल ऊतक है। तो जो आपके जटिल ऊतक है जाइलम, जिसको हम काष्ठ के रूप में भी जानते हैं, ठीक है, काष्ठ के रूप में जानते हैं, फ्लोएम आपके दोनों जटिल ऊतक के उदाहरण हैं, इसको समझिएगा, ठीक है। चलिए अगला यहां पर है, कह रहा है कि जिस मैदान में एक टिन बीज बोए जाते हैं उसे टिन जमीन बोलते हैं। चलिए इसके बाद आती है झूम खेती, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए तो चलिए झूम खेती, जिसको हम स्थानांतरित कृषि के रूप में भी जानते हैं, इसको याद आप नोट कर लीजिएगा। स्थानांतरित कृषि या झूम खेती दोनों एक ही है। देखिए झूम खेती होती क्या है, इसको मैं आपको यहां पर डायरेक्ट देखिए बताने वाला हूं, स्क्रीनशॉट तो आप कर लीजिएगा इसका, आप थोड़ा सा मुझे सुन लीजिएगा, आप बिल्कुल इसको बिल्कुल आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जो झूम खेती होती है इसे कैसे किया जाता है समझिएगा।
देखिए जो भी आपकी झूम खेती है कहां पर की जाती है, सबसे पहले बात है जो पूर्वोत्तर राज्य हैं भारत में, कितने, देखिए 7 पूर्वोत्तर राज्य हैं, आपको पूर्वोत्तर राज्यों में झूम खेती आपको देखने को सबसे ज्यादा मिलेगी। अब देखिए जो पूर्वोत्तर राज्य की जो जनजाति हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि की जाती है। कैसे की जाती है समझिएगा। देखिए इस जनजाति के द्वारा कोई एक एरिया सिलेक्ट किया जाता है, कोई सा भी एक यहां पर एरिया सिलेक्ट किया जाता है कि कौन सा एरिया यहां पर फसल के उत्पादन के लिए सबसे अच्छा है। ठीक है, तो इस एरिया का चुनाव किया जाता है और इस एरिया पर जो भी पेड़ पौधे, जो भी घास वगैरह, जो भी झाड़ियां, जो भी वनस्पतियां यहां पर लगी हुई हैं उनको काट लिया जाता है और काट कर सुखा कर इसको क्या है, जला दिया जाता है। तो जैसे ही तो वहां पर देखिए राख बन गया, क्या हो गया, राख हो गया। अब इसके बाद में क्या करते हैं कि जो भी उनके पास में नुकीला यंत्र होता है, मान लीजिए खुरपा हो गया, फावड़ा हो गया, तो उसको क्या है, उसको खोदा जाता है और खोदने के बाद में वहां पर क्या किया जाता है, बीजों का रोपण किया जाता है। ठीक है, बीजारोपण किया जाता है और जैसे ही ये फसल हो जाती है और कटने का जब समय आता है फसल का, तो इस फसल को काट लिया जाता है और इसके बाद में वही स्थान क्या किया जाता है, 3 से 4 साल के लिए इन आदिवासियों के द्वारा छोड़ दिया जाता है। तो ऐसा ही एक चक्र इनका चलता रहता है। इसलिए अभी 3-4 साल इस स्थान पर खेती की है, इसके बाद दूसरा जो स्थान मिलेगा वहां पर खेती करेंगे, इसको बोलते हैं झूम खेती। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए यहां पर देखिए कह रहा है कि झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल के लिए क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, उसमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं है, बस गिराकर क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है और राख जमीन में खाद का काम करती है। क्योंकि देखिए राख होती है, इसमें 16 तत्व पाए जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, जो राख होती है इसमें 16 तत्व पाए जाते हैं। तो देखिए ये बहुत अच्छा खाद का काम करती है राख, इसको याद रखना है। तो जमीन को क्या है, जलाते हुए आसपास के पेड़ न जलें, जंगलों को नुकसान ना पहुंचे, वहां पर भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर इस जमीन में क्या करते हैं, खेती की बारी आती है और जमीन को जोता नहीं जाता बल्कि इसे हल्के से बीज छिड़क देते हैं। ठीक है, वहां पर थोड़ा खोदा, मतलब खुदाई तो ऐसे ही थोड़ी ना फेंक दिया जाता है, उसको क्या है थोड़ा थोड़ा सा खुरपी, मैंने आपको बताया खुरपी और या फावड़े की मदद से थोड़ा थोड़ा वहां पर सीधे किया जाता है। देखिए जो जुताई होती है वो अगर हम एक साथ पूरा खोद देते हैं तो उसको जुताई बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या है, बीज छिड़क देते हैं और ऐसे इनके द्वारा फसल की जाती है। चलिए तो देखिए यहां पर अब मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं कि देखिए जो झूम खेती है, यहां पर कुछ झूम खेती है जो हमारे भारत में अलग अलग राज्यों में की जाती है। और झूम खेती के कुछ, जैसे मान लीजिए बुंदेलखंड का जो एरिया है या मान लीजिए कोई केरल का भाग है या उड़ीसा का भाग है, तो हर जगह इस झूम खेती को अलग अलग नामों से जाना जाता है, समझिएगा। देखिए जो आपका जो झूम कृषि है, आपको पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, 7 राज्य जो आपके पूर्वी उत्तर भारत के राज्य हैं, वहां पर इसको बोला जाता है झूम खेती के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा देखिए जो आपका आंध्र प्रदेश का एरिया है, तो आंध्र प्रदेश में बोला जाता है झूम कृषि को पोड़ू के नाम से जानते हैं। इसके अलावा देखिए केरल में बोलते हैं कुमारी, केरल का जो भाग है वहां पर झूम कृषि को क्या बोलते हैं, कुमारी के नाम से जाना जाता है। ये नोट कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट है। इसके अलावा देखिए जो आपका उड़ीसा का भाग है, यहां पर कमान बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कमान बोला जाता है किसको, झूम कृषि को। इसके बाद जो आपका राजस्थान भाग है, वहां पर राजस्थानी एरिया है, उसको बोला जाता है वहां पर बात्रा। क्या बोला जाता है, बात्रा के नाम से इस झूम कृषि को हम बोलते हैं। चलिए ये सभी पॉइंट थे झूम कृषि से। इसके बाहर मैं गारंटी लेता हूं एक भी पॉइंट बाहर जाने वाला नहीं है। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं, यदि बेटा समझ में आ रहा है सभी चीजें, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए कुड़ुक जनजाति, कुड़ुक झारखंड की क्या है, एक आदिवासी जनजाति है। ठीक है, कुड़ुक भाषा में जंगल को क्या बोलते हैं, तोरांग बोलते हैं। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार, जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2007 है, इसके अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगलों में एक जगह पर रह रहे हैं, तो यह कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह इस जगह पर
जो चाहे उगा सकते हैं, उन्हें क्या है बेटा, हटाया नहीं जा सकता है। ये आपका कौन कहता है, जंगल कानून कहता है। तो देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो नहीं तो बहुत बड़ा होने वाला है, तो आज इतने ही पॉइंट। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा आपका जो ईवीएस से संबंधित बहुत ही अच्छे यहाँ पर पॉइंट, जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वही पॉइंट मैं रखूंगा। तो बिल्कुल देखना ना भूलिएगा अगला वीडियो। सभी भाइयों को, अपने जो भी दोस्त वगैरह हैं, जो भी सीटर दे रहे हैं आपके, उनको भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है। और यदि आप इस वीडियो से संबंधित इस पीडीएफ को चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा। ये लिंक आपको टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा है। तो चलिए इसके बाद मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।